हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी पुस्तक आरोह भाग एक के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं काव्य खंड के ऊपर, जिसमें आज हम जिन चार कवियों को लिए हैं उसमें दुष्यंत कुमार, अप्प महादेवी, पाश और निर्मला पुतुल जैसे कवि हैं। और आप ध्यान देंगे कि ये चारों कवि अलग अलग क्षेत्र के हैं, चार क्षेत्र के हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई दक्षिण भारत का है, कोई पंजाब का है, कोई झारखंड का है। तो ये चारों कवि अपने अलग अलग प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से महत्व रखते हैं और उनको भी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक में रखा गया है। तो केवीएस पीजीटी में इन चारों कवियों की कविताओं को पढ़ना है और काव्यखंड के अंतर्गत पढ़ना है। इससे पहले भी हमने काव्यखंड पर एक वीडियो लेक्चर बनाया था जिसे आप सभी ने देखा होगा। आज का ये लेक्चर आरोह भाग एक के ऊपर आखिरी होगा। तो चलते हम सीधे बात करते हैं दुष्यंत कुमार के से संबंधित कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों के ऊपर, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आप कुछ किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें दुष्यंत कुमार का वास्तविक नाम भी बताया गया। तो वास्तविक नाम में दुष्यंत कुमार त्यागी आपको नाम दिखाई पड़ेगा। और इन्होंने कुछ कविताएं परदेसी नाम से भी लिखी है। तो ये कुछ तथ्यात्मक हैं, जानकारियां हैं जिसको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए बन का वसंत, ये कविताएं हैं इनकी। जिसमें कि सूर्य का स्वागत और साये में धूप बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य संग्रह है और ये परीक्षा में घूम फिर कर पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये दोनों रचनाएं जरूर आपको वहां पर मिल जाएंगी। कविताओं के अतिरिक्त दुष्यंत कुमार ने कुछ गीति नाट्य लिखे हैं, जिसमें कि एक कंठ विस्पाई नाम का गीति नाट्य काफी फेमस रहा है। इसके अतिरिक्त उपन्यास हैं इनके छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। दुष्यंत कुमार का निधन सन 1975 ईस्वी में हो गया। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ होता है। आप देख रहे हैं कि इनका जन्म तो राजपुर नवादा गांव में हुआ था, लेकिन इनका जो साहित्यिक जीवन शुरू होता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज से होता है। और जब आप देखेंगे कि राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, मार्कंडे, अ, इन लोगों के साथ ही इनका उठना बैठना रहता था इलाहाबाद में। अमरकांत। तो दुष्यंत कुमार यानी दुष्यंत कुमार त्यागी का साहित्यिक जीवन का आरंभ इलाहाबाद से होता है। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक संस्था का नाम लिया जा रहा है परिमल। परिमल की गोष्ठियों में ये सक्रिय रूप से भाग लेते थे। जब प्रगतिवाद चल रहा था उसी समय परिमल का भी गठन हुआ था। और परिमल में शामिल होने वाले कवियों और लेखकों का ये मानना था कि प्रगतिवाद जो है वो अब साहित्य को केंद्र में नहीं रख रहा है बल्कि राजनीति को केंद्र में रख रहा है। इसलिए साहित्य को बचाने के लिए हमें परिमल जैसे संस्थाओं को रखना पड़ेगा। और ये खुला मंच था, ये किसी विचारधारा से बंधा हुआ मंच नहीं था। जिसमें दुष्यंत कुमार का नाम तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त धर्मवीर भारती का भी नाम इसमें आता है। ठीक है, तो एक तरीके से परिमल का गठन प्रगतिवाद के विरोध में हुआ। आमतौर पर हम पढ़ते हैं कि प्रगतिवाद के विरोध में प्रयोगवाद आया, लेकिन इसी के समानांतर परिमल भी चल रहा था। ठीक है, तो परिमल एक छोटी सी संस्था थी जो खुले मंच के तौर पर साहित्यकारों ने निर्मित की थी। और इलाहाबाद में एक कॉफी हाउस था, इंडियन कॉफी हाउस। उसमें जाकर लोग चाय इत्यादि पीते थे, कॉफी पीते थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत करते थे। तो परिमल बहुत ज्यादा दिन तक सफल नहीं रहा। बाद में इसके जितने भी कवि थे वो सब नई कविता और तार सप्तक के कवियों के रूप में जाने जाने लगे। तो दुष्यंत कुमार का संबंध इससे था। और एक पत्र आप देख रहे हैं, नए पत्ते। जब निराला की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो वहां पर नए पत्ते का जिक्र होता है। ठीक है, तो ये वही पत्र है।
दुष्यंत कुमार अपनी आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। बहुत ही कम समय में उनका निधन हो गया, लेकिन एक छोटे से जीवन में उनकी साहित्यिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण रहीं, उसे छोटी नहीं माना जा सकता है। दुष्यंत कुमार का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है वो गजल विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने में रहा है। अगर हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय गजल को दिया जाएगा तो उसमें दुष्यंत कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। जब भी आप किसी आंदोलन में जाएंगे या फिर कोई राजनीतिक जमावड़ा है तो वहां पर दुष्यंत कुमार के गजलों को लोग या फिर कुछ कुछ शेरों के जो टुकड़े हैं उनको उद्धृत करते हैं और लोगों में जोश भरने का काम करते हैं। कई बार तो लोगों को पता भी नहीं रहता है कि ये किसका शेर है, क्या है, लेकिन इतना वो जनमानस में बैठा हुआ रहता है कि लोग बोल देते हैं। तो दुष्यंत कुमार गजल विधा में एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण नाम है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि वर्तमान समय में बीएचयू में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप। ये भी गजल के प्रमुख गजलकारों में से एक हैं, जो कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इनका नाम भी आगे दुष्यंत कुमार की तरह ही जोड़ा जा सकता है। तो गजल की जब भी चर्चा की जाएगी तो दुष्यंत कुमार का नाम आप सभी के दिमाग में आना चाहिए। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। एक कंठ विश्वाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। तो परीक्षा में अगर एक कंठ विस्फाई आता है तो तुरंत आपके दिमाग में वहां पर दुष्यंत कुमार आ जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में दुष्यंत की जो गजल दी गई हैं उनके गजल संग्रह जो है वो साये में धूप से ली गई है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो भी गजलों का हम पाठ करेंगे और वो सारी जो गजलें हैं वो साये में धूप काव्य संग्रह से ली गई। इससे पहले हमने बताया कि सूर्य का स्वागत नाम से भी काव्य संग्रह है उनका। तो ये जो गजलें हैं वो साये में धूप से ली गई हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर घुमाकर भी सवाल आए तो आप वहां पर गलत नहीं करेंगे। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे कविताओं का हम शीर्षक दे देते हैं, लेकिन गजलों में आमतौर पर शीर्षक देने का कोई प्रचलन नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। अगर देखा जाए कि गजल विधा क्या है तो ये गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि एक एक शेर पर लोग वाह वाह करते हैं और उसका गंभीर अर्थ निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। तो गजल एक स्वतंत्र विधा की रूप में है और उसके एक एक शेर क्या है, पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। कोई उसमें क्रम व्यवस्था नहीं है व्याकरणिक दृष्टिकोण से। उसको ये नहीं है कि दोहा है, सोठा है, चौपाई है, क्या है। बस लोग शेर के टुकड़े बोलते हैं और वो अपने में स्वतंत्र होते हैं। और विस्तार से आप जब भी उर्दू साहित्य पढ़ेंगे और हिंदी गजल पढ़ेंगे तो उसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो कि एक पीजीटी लेवल की होनी चाहिए, वो सब आप ध्यान में रखिए। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, गजल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, तुक है, तुकबंदी। और दूसरा जो है अंतर्वस्तु स्तर पर मिजाज का निर्वाह। तो भले ये कहा जा रहा है कि हर शेर अपने में स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं, लेकिन दो चीजें हैं, पहला है तुक और दूसरा है मिजाज, कि किस तरीके से आप गजल को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें तुकबंदी है कि नहीं, और बोलने का जो मिजाज है या फिर जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या कह रही है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है। जब हम इनके गजलों के बारे में बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह किया जाता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। वैसे भी आप जब भी किसी का लेखन देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मन स्थिति आपको दिखाई पड़ती है। और कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मन स्थिति जैसी होती है तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए वो कोई ना कोई माध्यम को
अपनाता है। तो कोई कविता लिखता है, कोई गजल लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई संस्मरण लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई माध्यम को अपनाता है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश मान्यता देने का भाव एक तरह से गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश और उसे मान्यता देने का एक जो भाव होता है वो गजल का एक तरीके से केंद्रीय वस्तु माना जा सकता है, केंद्रीय सूत्र बनकर उभरा है फिलहाल के दिनों में। तो यहाँ पर जो गजल लगी हुई है दुष्यंत कुमार की उसको हम देखते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो हम आधुनिक कवियों को पढ़ते हैं तो उनकी कविताओं को पढ़ते वक्त ही उनका अर्थ आने लगता है। कुछ शब्द होते हैं जिनका अर्थ हमें कई बार मालूम नहीं रहता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसका अर्थ नहीं मालूम है बाकी हम पढ़ते जाएंगे तो अर्थ खुद खुलता जाएगा। और गजल की जो विशेषताएं ऊपर हमने बताई उन विशेषताओं को भी देखेंगे। तो गजल कुछ इस तरीके से है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आप ये पंक्ति देखे होंगे न जाने कितनी बार राजनीतिक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए की गई होगी कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो यहाँ पर एक शब्द है मयस्सर, इसका मतलब है उपलब्ध। बात की गई थी कि हर घर के लिए चिरागा उपलब्ध होगा, जो भी लोगों को जरूरतमंद चीजें होंगी उपलब्ध होंगी, लेकिन जो मेन शहर है वहां पर भी उपलब्ध नहीं है। तो ये एक तरीके से विषम परिस्थितियों की तरफ संकेत कर रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक टिप्पणी है। यहाँ पर आगे की कुछ गजलों को और देखते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काव्य संग्रह का नाम ही आ गया, साये में धूप से ही ये गजलें ली गई हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दरख्त है, दरख्त मतलब पेड़, ठीक है। तो इन शब्दों को आप नोट करते जाइए। बाकी व्याख्या तो सबकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन परीक्षा में अगर ये शब्द आ जाएंगे तो फिर पूछ दिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, मतलब पेड़ के साये में धूप लगती है। पेड़ के साये में अगर रहेंगे तो धूप नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और कही जा रही है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अगला शेर है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिफ हैं इस शहर के लिए। ठीक है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो कुछ कुछ जैसे आप उर्दू के शायरी को पढ़ते हैं देखते हैं, और उसी का पुट यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। और जिस तुकबंदी की बात कही जा रही थी, आप देख रहे हैं कि तुकबंदी में शुरुआत में जैसे यहाँ पर है कि ऊपर में भी देखिए पहली पंक्ति में लिए शब्द आया हुआ है और नीचे में भी लिए शब्द आया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर घर है, यहाँ पर शहर है। ठीक है। तो इसी तुकबंदी को भी ध्यान में, और कैसे अंतर्वस्तु को प्रस्तुत करने का मिजाज है और उसको भी गजल में देखना बहुत जरूरी है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो यहाँ पर मुतमईन शब्द का है कि आश्वस्त होना, कि वे आश्वस्त हैं एकदम कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो यहाँ पर बहर मतलब क्या है, छंद। ठीक है। छंद का यहाँ पर अर्थ है बहर के अर्थ में। ये निजाम है सील दे जुबान शायर की, मतलब जो भी सत्ता है वो चाहे तो लोगों की आवाज को बंद कर दे, लेकिन ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इस बात को जो हम कर रहे हैं इस छंद के लिए, एहतियात मतलब जो भी सावधानी। देख रहे हैं कुछ शब्दों का प्रयोग यहाँ पर उर्दू से लिया गया है, भले इसकी लिपि यहाँ पर देवनागरी है। ठीक है। तो कुछ कुछ शब्द हैं जो कि कठिन प्रतीत हो सकते हैं। ठीक है। निजाम मतलब शासन हो गया, शासक हो गया, ये सब। आगे के कुछ हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले,
मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो ये एक तरीके से गजल में कहने का अंदाज है। और कैसे इन पंक्तियों को आप पकड़ें, मैंने 7-8 शेरों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है। हमारा मुख्य ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कि इन पंक्तियों को आप परीक्षाओं में आराम से पकड़ पाएँ। ये दुष्यंत कुमार की, वैसे जैसे ही देखेंगे आप, ये गजल है, तो इस पुस्तक में गजलकार के तौर पर दुष्यंत कुमार को ही रखा गया है। ठीक है, बाकी बस आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पाठ्यक्रम में है, नहीं तो फिर आप गड़बड़ी कर देंगे। अब दूसरे कवयित्री के बारे में हम बात करेंगे, जिनका नाम है अक्क महादेवी। वैसे तो आपने महादेवी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये अक्क महादेवी हैं, जिनका जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के उडतरी गांव, जिला शिवमोगा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो हिंदी में वचन सौरभ नाम से एक रचना प्रकाशित हुई, जिसे अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा नाम भी जाना जाता है, जिसको कि रामानुजन ने इसका अनुवाद इत्यादि किया। इतिहास में अगर बात करें अक्क महादेवी का संबंध किससे है, तो शैव आंदोलन से जुड़े कवियों एवं रचनाओं की एक लंबी सूची है, जिस आंदोलन से अक्क महादेवी जैसी महत्वपूर्ण कवियत्री का संबंध है। तो अब आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका जन्म इत्यादि भी ध्यान में रखिए, इनकी पुस्तक का नाम और किस आंदोलन से जुड़ी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम दक्षिण भारत के संतों के बारे में बातचीत करते हैं, तो उसमें शैव और वैष्णव दो तरीके की बातें आ जाती हैं। आलवार और नयनार, ये भी दो वहाँ की शाखाएं रही हैं। ठीक है, तो अक्क महादेवी का संबंध जो रहा है वो शैव आंदोलन से जुड़ा रहा है, और ये महत्वपूर्ण कवियत्री के रूप में जानी जाती हैं। चन्न मल्लिकार्जुन देव इनके आराध्य थे। यानी कि जैसे आप उत्तर भारत में देखेंगे कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो भी आराध्य देव रहे हैं वो शिव रहे हैं, खासतौर से अक्क महादेवी के। वसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। ये भी यहाँ पर बताया गया है कि अक्क महादेवी के समकालीन दो और कवि थे, कन्नड़ संत कवि, जिनका नाम है वसवन्ना और अल्लम्मा। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ है बहिन, मतलब कि सिस्टर। एक तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अक्क महादेवी का अर्थ हो जाएगा कि बहन महादेवी, जो कि कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन। तो इसलिए पूरा आपको नाम अक्क महादेवी अब समझ में आ गया होगा कि क्या इसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, और पुस्तक में आप इनका फोटो भी देखेंगे तो सही में लगेगा कि काफी ये सुंदर थी। ठीक है, एक बार वहाँ एक स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर इनके ऊपर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डालने लगा। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण और राज परिवार छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी, जेवरण माही तुरो अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। तो आप देख रहे हैं कि अक्क महादेवी जो कि दक्षिण भारत से जुड़ी हुई थी, और इनकी भी कुछ स्थिति मीराबाई से भी मिलती जुलती है, और उनकी पंक्ति का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यानी कि अक्क महादेवी का भी जो मन था वो आध्यात्मिक तरीके का था, लेकिन अपूर्व सुंदर होने के कारण वो एक राजा से शादी करती हैं और 3 शर्तों को रखती हैं। लेकिन वो 3 शर्त कौन थे यहाँ पर तक कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि राजा ने उन शर्तों को नहीं माना, इसके कारण महादेवी का उससे दिल टूट जाता है और वो सब कुछ त्याग देती हैं। और एक तरीके से उस जमाने में ये करना एक स्त्री के लिए काफी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हिम्मत की बात रही होगी। ठीक है, और ऐसा ही कुछ मीराबाई ने भी किया था, जिसको कि आप सभी अच्छे से जानते हैं। हक के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता में अभिव्यक्ति दी। तो यहाँ पर यह भी क्लियर हो रहा है
कि केवल दक्षिण भारत में अक्क महादेवी ही कविता के क्षेत्र में नहीं उतरी थी, बल्कि शैव आंदोलन से बहुत भारी संख्या में स्त्रियां जुड़ी थीं और लगातार उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी उनको अभिव्यक्ति दी। यहाँ पर जो कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है वो उस पर हम बात करेंगे। महादेवी ने जो अक महादेवी हैं कविता के पूरे भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी रही। यहाँ इनके दो वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि केदारनाथ सिंह ने उनकी कुछ कविताओं का अनुवाद भी किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है, जो कि उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है, निवेदन है एक तरीके से। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती हैं जिसे उनका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो ये एक तरीके से समर्पण की बात यहाँ पर अक्क महादेवी ने अपने कविताओं में ज्यादा की हुई है। और दो उसके उद्देश्य जो बताए गए हैं कि कोई कविता क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, और ये उपदेशात्मक न होकर बल्कि प्रेम से, अगर किसी चीज को आप प्रेम से करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा सही दिशा में हो जाती है। और दूसरा है कि भक्त का ईश्वर के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए। ये दोनों मुख्य इनकी कविताओं के केंद्र में रहे। जो कविता लगी है उसको हम देख लेते हैं। हे भूख मत मचल। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो अक्क महादेवी हैं वो कन्नड़ की कवित्री हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी कविता का एक तरीके से अनुवाद किया गया है। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश। तो आप देख रहे हैं कि कुछ जो भी शब्द हैं आपको कठिन नहीं लग रहे होंगे, तब आपको कुछ न कुछ उसका अर्थ पता होगा। यहाँ पर देखिए पाश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है जकड़ना। ठीक है। हे भूख मत मचल मतलब व्याकुल मत कर, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। नींद जैसे सताती है लोगों को। आप देखेंगे कि जब भी नींद आती है ना तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप किस जगह पर सोए हुए हैं। क्रोध मचा मत उथल पुथल। आप देख रहे हैं कि एक एक एक्टिविटीज की यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही हैं कि भूख से व्याकुलता बढ़ती है, प्यास से तड़प बढ़ती है, नींद सताती है, क्रोध के कारण उथल पुथल होता है, और मोह से जकड़न होती है। सभी चीज को क्या है यहाँ पर प्रतिरोध रोकने का प्रयास किया जा रहा है कवित्री के माध्यम से। हे मद मत कर मदहोश। तो यहाँ पर मद का मतलब है नशा। ठीक है, कई बार तो इसको मदमस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर। ठीक है, चराचर का मतलब है जड़ और चेतन। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। अंत में उन्होंने बता दिया कि मल्लिकार्जुन वर्तमान समय में कांग्रेस के एक अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। आप देख रहे हैं कि ये नाम कुछ कुछ वहां से मिल रहा है, लेकिन अक महादेवी के आराध्य देव हैं चन्न मल्लिकार्जुन। ठीक है, तो उन्हीं के संदेश को लेकर यहाँ पर लिख रहे हैं कवित्री की मैं आई हूँ, और तमाम चीजों को भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ मद ईर्ष्या आदि के बारे में क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण, जो कि शुरू में ही हमने बताया कि इंद्रियों पर नियंत्रण की ज्यादा बात अक महादेवी करती हैं। तो अब आपको इस पूरी कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आगे और बात करते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे।
और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी कविता है, हे मेरे जूही के फूल। ठीक है, जूही की कली तो आपने पढ़ा होगा, निराला की जो रचना रही है, लेकिन यहाँ पर जूही के फूल जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। तो ये कवित्री का एक अलग तरीके से भाव बोध है। ठीक है, वो भावबोध को उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है कि वो ईश्वर से निवेदन भी कर रहे हैं और कह रही हैं कि मैं आप में इतना समा जाऊं कि सब कुछ अपना भूल जाऊं और झोली फैलाऊं न मिले भीख। अगर मान लीजिए मैं झोली फैलाती हूँ और भीख नहीं मिले, तो अगर कोई देने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो डायरेक्ट वो झोली में ना आए बल्कि नीचे गिर जाए, और नीचे गिरे तो उठाए कौन? कुत्ता आ जाए और झपट कर छीन ले। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो उत्तर भारत के भक्त कवि रहे हैं उनसे डिफरेंट तरीके की कविता ही आपको दिख रही है। तो उम्मीद है कि इस छोटे से लेक्चर से आप अक्क महादेवी के बारे में थोड़ा सा जान गए होंगे कि आखिरकार वो कहाँ की रहने वाली हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनकी कविताओं के केंद्र में क्या है। और उनकी जो दोनों कविताओं को आपने देखा, उससे आप परिचित हो गए होंगे। हालांकि अक्क महादेवी ज्यादातर पाठ्यक्रम में हिंदी में आप नहीं देखेंगे, बल्कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तभी इनका सामना आपसे हुआ होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले कवि के ऊपर, जिनका नाम है पाश। पाश, अभी एक शब्द आया हुआ था जिसका अर्थ मैंने बताया था उसमें, पाश मतलब जकड़ा। ठीक है, लेकिन ये एक कवि का नाम है पाश। जैसे दुष्यंत कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी तरीके से पाश की कविताओं का भी काफी लोग प्रयोग करते रहते हैं। चाहे वो राजनीतिक टिप्पणियों के लिए, चाहे सामाजिक आंदोलनों के लिए, हमेशा इनका भी काफी अ, एक तरीके से पकड़ रही है युवाओं में खास तौर से। तो पाश पाश का जो मूल नाम है वो है अवतार सिंह संधू। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये हिंदी पट्टी के रहने वाले कवि नहीं है। तो आपको पहले परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना पड़ेगा कि पाश का मूल नाम क्या है, अवतार सिंह संधू। सन इनके अगर जन्म जन्म की बात करें तो सन 1950 में तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। 1950 में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से पाश आजादी के बाद के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो पंजाबी में कुछ रचनाएं हैं, जिसमें है लव कथा, उड़दे बाजार मगर, साडे सामिया बिच, लड़ेंगे साथी। ये लड़ेंगे साथी जेएनयू में काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से नारा था। किसी भी मुद्दे पर ये उत्साहजनक एक तरीके से उत्साहवर्धन के दृष्टिकोण से है कि लड़ेंगे साथी, हार नहीं मानना है, लड़ना है। बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता। हिंदी में अनुवाद किया गया है कि बीच का रास्ता नहीं होता। ये भी एक तरीके से है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुक्तिबोध की एक खास पंक्ति प्रयोग की जाती है कि पार्टनर तुम किस साइड में हो, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, ये बीच में आप नहीं रह सकते, इसलिए मुक्तिबोध भी वहां सवाल करते हैं। और यहाँ पर भी अवतार सिंह संधू का भी एक एक रचना है जिसका अनुवाद किया गया है, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता। लहू है कि तब भी गाता है, ये हिंदी अनुवाद में। तो इन सभी जो भी रचनाएं हैं इनको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में रखिए, परिचित हो जाइए। अगर हम बात करें अवतार सिंह संधू की मृत्यु की, तो सन 1988 में इनका निधन हो गया। खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश आवाम के लिए शहीद हो गए। तो एक खालिस्तानी आंदोलन के बारे में आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा कि ये भी जितने भी सिख थे वो सब अलग देश की मांग कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और भारत तो था ही पहले से। तो उसी में ये 1988 में मारे गए। एक तरीके से देखा जाए तो इनका निधन प्राकृतिक तौर पर नहीं हुआ, बल्कि इनको भी मार दिया गया। तो इन देखें 1950 से 1988, तो मुश्किल से ये 38 साल के ही यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कम समय तक ही जीवित रहे।
पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई है, मतलब उतार चढ़ाव के साथ इन्होंने बीए कंप्लीट किया। पास जन आंदोलनों से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। ये इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा। अगर कविता के बारे में बात करें, इनकी कविताएं जन आंदोलनों से जुड़ती रही हैं, विद्रोही कविता के तौर पर जानी जाती रही हैं, और एक तरीके से जो सामान्य रूप से हम कविता को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी कविता जो है सामान्य नहीं बल्कि विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान प्रस्तुत करती है। और इनके जो स्वर होते हैं वो तीखे होते हैं, आमतौर पर सीधे साधे नहीं है बल्कि सवाल करते हुए नजर आते हैं। पाश की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। वैसे तो आप देखेंगे कि तीखा स्वर नागार्जुन इत्यादि की कविताएं भी अ, उठाती हैं, लेकिन पाश की कविताएं जो कि जन आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, विद्रोही तेवर को अपनाती हैं, तो ज्यादा इसमें तीखापन है। आगे हम पढ़ेंगे तो खुद और क्लियर हो जाएगा। पाश जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संपृक्तता के बगैर संभव नहीं है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि पाश जन सामान्य की घटनाओं पर एक आउटसाइडर की तरह बाहर खड़े होकर देखने वालों में से हैं, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि इनकी जो कविताएं हैं उनमें व्यथा है, दुख है, दर्द है, निराशा है, गुस्सा भी है, ठीक है, सभी का सामंजस्य है। और ये बिना गहरी संवेदना के संभव नहीं हो सकता जब तक खुद व्यक्ति उस चीज को झेला ना हो। पाश ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाड़, हेम ज्योति, हॉक, NT47 आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आप देख रहे हैं कि ये 38 साल की उम्र में ही इस दुनिया में नहीं रहे। जो कि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि 35 से 40 तक लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, इधर उधर परेशान हैं, लेकिन पास जैसे कुछ कवि हैं जो कि बिना किसी रोजगार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बल्कि सोसाइटी के लिए, समाज को कुछ देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी कम उम्र में इन्होंने सियाड़, हेम ज्योति, हॉक, NT47 जैसी पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी हाल ही में हमने धर्मवीर भारती पर एक व्याख्यान दिया था, तो उसमें भी हमने देखा कि धर्मवीर भारती ने 30 वर्ष की आयु में सब कुछ कर लिया था। उन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध, यात्रा, वृत्त, संस्मरण, अनुवाद सब कुछ कर लिया था। बाद में धीरे धीरे उनकी रचनाओं का मूल्यांकन हुआ तो वो फेमस हो गए धीरे धीरे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे साहित्यकार हैं जो कि कम समय में बहुत कुछ कर लिया उन्होंने। पास कुछ समय तक अमेरिका में भी रहे, तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखिए। जो कविता आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, सबसे खतरनाक, ठीक है, ये कविता लगी हुई है, और ये कविता दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति को भी बयान करती है, उसके तरफ इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प छीड़ पड़ते जा रहे हैं। पथराई आंखों से तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी बन जाते हैं और जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। जब हम कविता पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सबसे खतरनाक नाम से जो कविता लिखी है वो अवतार सिंह संधू पाश ने लिखी हुई। तो कविता क्या है, जैसे इसको पढ़ेंगे तो वो सब अर्थ खुल जाएगा। सबसे खतरनाक शीर्षक नाम से जो कविता लिखी गई है, पाश लिखते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। क्या खतरनाक नहीं, कौन कौन चीजें खतरनाक नहीं होती हैं बताया जा रहा है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक
नहीं होता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार सबसे खतरनाक होता क्या है। बताया जाएगा। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना पढ़ना बुरा तो है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवि तमाम चीजों के बारे में बता रहा है कि ये खतरनाक नहीं है, ये चीज बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। अब खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई कभी शुरुआत में। सभी चीजों को ठीक बताता है कि ये खतरनाक नहीं है, ये बुरा है तो भी खतरनाक नहीं है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और तमाम मंचों पर आपने इन पंक्तियों को सुना होगा। जब लोग उत्तेजित होते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं और लोगों में जोश भरने का काम करते हैं, तो कहा वो बोला करते हैं वो लोग कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो ये सबसे खतरनाक है। आगे और कुछ चीजों पर बता रहे हैं पाठ कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। क्या बात यहाँ पर पाश ने कही है। सबसे खतरनाक हुआ आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। जो चीजों से उठती अंधेपन की भाग पर ढुलक जाती है। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उलट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। पंक्तियों को आप खुद भली भांति महसूस कर रहे होंगे। सबसे खतरनाक हुआ गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक हुआ रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में डूब जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक है कि जो कुछ चीजें आपके सामने घटित हो रहा है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के बारे में कवि ने बताया कि सबसे खतरनाक होता है जब आपके सपने ही नहीं रहते हैं और वो सपना आपका एक तरीके से मिट जाता है। जो खास पंक्ति है जिसकी तरफ मैं संकेत करना चाहता हूँ कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जब तक सपने नहीं रहेंगे तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये खास पंक्तियां थी पास की जो कि कई बार अगर हम परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं और कई बार निराश हताश होते हैं तो इन इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद अचानक उठकर हम पढ़ने भी लगते हैं कि नहीं, हमारे सपनों को जिंदा रखना है। इनको मारकर एक तरीके से निराशा भाव में या फिर डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो उम्मीद है कि इन सारी पंक्तियों से आप परिचित हो गए होंगे और जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो और हमारी बातें आपको क्लियर होंगी। आज की जो आखिरी कवित्री हैं जिनका नाम है निर्मला निर्मला पुतुल। तो निर्मला पुतुल जो कि झारखंड से आती हैं। इनका जन्म 1972 दुमका में हुआ था। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो रचनाओं का नाम देखिए बड़ा ही अजीब टाइप का है। नगाड़े की तरह बजते शब्द। शब्द भी कवित्री को नगाड़े की तरह बजते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान में रखिए। नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में। एक क्योंकि आदिवासियों की मुख्य समस्या ये रही है जल जंगल जमीन और विस्थापन। तो निर्मला पुतुल की कविताएं भी उसी समाज से निकलकर सामने आती हैं। जैसा कि हमने बताया कि निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने
के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। इसके पहले आपने देखा कि पास का भी जो अध्ययन था वो नियमित नहीं था। किसी तरीके से उन्होंने बीए कंप्लीट किया। यहाँ पर निर्मला पुतुल जो कि आदिवासी समाज से हैं, इनके पिता और चाचा दोनों शिक्षक थे, लेकिन रोटी की समस्या यानी कि जीवन यापन, खाने पीने की जो भी समस्या रही है, हो सकता है उस समय शिक्षकों की स्थिति भी ठीक न रही हो, जिसकी वजह से इनका अध्ययन नियमित रूप से नहीं चला। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार उन्होंने अब मन में रखा और नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इधर उधर पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन निर्मला पुतुल की कहानी को देखने से तो यही लगता है कि बस जुनून होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, वो डिग्री कहीं से भी हो। तो ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल पढ़ाई इन्होंने नहीं किया, बल्कि नर्सिंग पहले किया डिप्लोमा नर्सिंग में, फिर इसके बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सके। एक आदिवासी साहित्यकार रणेंद्र का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि रणेंद्र से चाय पीते हुए आपस में बातचीत करने का मौका मिला था। और उनकी उनकी जो खास रचना है ग्लोबल गांव के देवता, ठीक है, तो ग्लोबल गांव के देवता को जब उन्होंने लिखा था, उस समय वो जेएनयू में एक बार आए थे और उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि एक बार वो एक सेमिनार में गए हुए थे और उनको बोला गया, अनाउंसर ने कहा कि अब आदिवासी लेखक रणेंद्र आए। तो कुछ वहां पर लोग बैठे थे, उनको लग रहा था कि कोई आदिवासी आएगा, पूरा मतलब मोर पंख लगाकर, तीर धनुष लेकर, कपड़ा भी अलग ढंग का पहना रहेगा। जब ये गए तो लोग बड़ा अजीब ढंग से इनको देखने लगे कि अरे, आ, आदिवासी तो भी हमारे जैसे ही व्यक्ति। तो जैसे हम लोग भी कई बार चीजों को नहीं समझते हैं, तो अलग तरीके से इमेज गढ़ लेते हैं। जैसे जब भी छत्तीसगढ़ और हरियाणा की, सॉरी, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात होती है और आदिवासियों की बात होती है, तो हमको हमारे दिमाग में एक अलग इमेज आता है कि वो लोग इस तरीके से रहते होंगे, एकदम एकलव्य का हमारे दिमाग में एक इमेज आता है। आप लोगों के दिमाग में कैसा आता है कमेंट्स कर जरूर बताइए। हालांकि अब समय बदल गया है, मोबाइल का जमाना आ गया, तो सारी चीजों को हम खोज लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन पहले कल्पना अजीब हुआ करती थी। तो ये है निर्मला पुतुल, ये संथाली समाज से है। संथाली एक भाषा भी है, आपने उसको देखा होगा, तो उसी समाज से जुड़ी हुई है और इनकी कविताओं में उसी का पूरा भावबोध, जो भी अनुभूतियां हैं, दिखाई पड़ती हैं। और बाद में जब ये पढ़ना शुरू की, तो और दूसरे समाज रहे हैं उनसे भी जुड़ा हुआ और क्रिया प्रतिक्रिया से इनमें एक अलग बोध और परिवेश अ, पैदा हुआ और इनकी समझ विकसित हुई। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बढ़ते समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। कई विद्यार्थी शोध के लिए टॉपिक पूछते रहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक आपको मिल पाएंगे कि आदिवासी समाज में आप देख रहे हैं कड़ी मेहनत के बावजूद खराब स्थिति है, कुरीतियों के कारण बिगड़ती उनकी दशा है, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते हो जा रहे हैं, खासतौर से उद्योगपतियों से, इसीलिए विस्थापन हो रहा है, पुरुष वर्चस्व, आमतौर पर माना जाता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं का वर्चस्व होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए निर्मला पुतुल ने पुरुष वर्चस्व के भी सवाल को उठाया है। स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं आदिवासी कविताओं में, तो जरूर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप कुछ शोध टॉपिक बना सकते हैं। शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथों कठपुतली बनना आदि विषयों को उन्होंने अपनी कविताओं में उठाया है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलों से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से हमारे सामने रखती हैं। संथाली समाज से में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम की क्षमता है,
जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी तरफ उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं छत्तीसगढ़ में सर्विस कर रहा था तो एक बार मुझे विधानसभा चुनाव करवाने का मौका मिला और मैं उस समय पीओ बना था। और जो लोग पीओ बने होंगे वो जानते होंगे कि ये कितनी जिम्मेदारी भरा काम होता है। तो जब मैं पीओ था वहां पर चुनाव जिस दिन था, जितने भी आदिवासी थे एकदम शराब के नशे में। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ईवीएम कहाँ है, कहाँ बटन दबाना है, कहाँ पर क्या करना है। एकदम पूरा झूमते हुए आते थे और पूरा एक बड़ा कंट्रोल करना वहां पर मुश्किल था। तो आदिवासी समाज में समाज की ओर बढ़ता हुआ झुकाव भी बहुत ही चिंता की बात है। अशिक्षा और कुरीतियां जो भी हैं वो तो है। वहां पर एक जनजाति थी जो कि अगर कोई घर पर बीमार होता था तो वो हॉस्पिटल नहीं ले जाते, वो लोग मंत्र इत्यादि पढ़ते थे। अगर मंत्र से ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो वो लोग यही बोलते थे कि ये भगवान की इच्छा है, इसको अब इस दुनिया में नहीं रहना। तो ये सब कुछ कुरीतियां हैं क्योंकि वो अशिक्षा के कारण आई हुई हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने भी अनुभव किया है, आपके सामने थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। बाकी आप अगर झारखंड कभी जाएं तो संथाली समाज के बारे में जरूर एक बार देखने का प्रयास करें। जो आपके पाठ्यक्रम में कविता लगी हुई है वो है आओ मिलकर बचाएं। देखिए कविता का जो शीर्षक है वो कुछ काफी कुछ कह रहा है कि आओ मिलकर बचाएं। ये नहीं है कि एक व्यक्ति का कोई काम है किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना, इसलिए मिलकर बचाएं। कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर समाज में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। यानी प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण एक तरीके से आदिवासी समाज संकट में है, उसी के मूल स्वर को इस कविता में उठाया गया है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे आप देख रहे हैं कि अक महादेवी का हो गया, उसी तरीके से निर्मला पुतुल की भी कविताओं का हिंदी में रूपांतरण किया गया है। यानी कि वो मूल रूप से संथाली भाषा। अ, कई बार सवाल आता है, ये मुंडा परिवार से जुड़ी हुई भाषा है संथाली, और इसका रूपांतरण, इसका अनुवाद किया अशोक सिंह ने। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम पढ़ते हैं कविता के बारे में कि आओ मिलकर बचाएं। कविता की मूल क्या है और इसके जो भी कठिन शब्द हैं उनके बारे में चलते हैं कविता के ऊपर। देखिए कविता है कि आओ मिलकर बचाएं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। इसे आपको टॉपिक से जोड़कर देखना है शीर्षक से। आओ मिलकर बचाएं अपने बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आबो हवा मतलब जलवायु। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि अनुवाद किया गया है तो जो अनुवादक है वो भी अपनी अनुभूति को जोड़ कर रखा है यहाँ पर। आगे है, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। ठीक है, हड़िया शब्द का प्रयोग अब ये आदिवासी शब्द में है, और कई बार पूर्वांचल एरिया में भी इसको प्रयोग किया जाता है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। आओ बचाएं मिलकर अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर कवित्री के माध्यम से। भाषा में झारखंडीपन। आमतौर पर जब भी आप किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, तो हरियाणा का व्यक्ति या फिर जो भी दिल्ली के आसपास के हैं लोग तुरंत उसको बिहार से जोड़कर देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बचाने के लिए आग्रह कर रही है कवित्री कि आओ मिलकर बचाएं अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। ये जो उसका असली पहचान है उसको बचा कर रखने की बात कही जा रही है। भाषा में झारखंडीपन। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल स्तर पर जाने के लिए हम अपने मातृभाषा को छोड़ दें। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, सबको बचाने की बात यहाँ पर कवित्री कर रही है कि ठंडी होती दिनचर्या में हम लोग लगातार दिनचर्या को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रोज पूछते हैं कि क्या करें, कितने बजे उठकर पढ़ें, कितने बजे सोएं, क्या खाएं, कैसे रहें। कोई बता दे, कोई मंत्र मार दे तो काम हो जाए, लेकिन उसे हमें बचाना है, बचा कर रखना है। आप याद करिए कि
जब बिजली इत्यादि नहीं बहुत जगहों पर थी तो लोग लालटेन, यहाँ तक कि हम पुराने लोगों से बातचीत करेंगे तो वो लोग बोलते हैं कि डिबरी से वो लोग पढ़ना शुरू किए थे, और आज कहाँ से कहाँ कई लोग अधिकारी बने हुए हैं। लेकिन आज तमाम सुविधाएं आपके पास हैं, लेकिन आपकी जो दिनचर्या वो ठंडी होती जा रही है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन, सबको बचाने की बात है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, क्योंकि ये आदिवासी समाज से है तो धनुष इत्यादि जरूर वहां पर आएगी। तीर का नुकीलापन, तीर भी, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, जितनी चीजों की बात की जा रही है सबको बचाने की बात यहाँ पर है। मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए खुला आंगन। आप लोग कल्पना कीजिए कि कितने लोगों के घर में अब आंगन बचा हुआ है। आप देखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या में बहुत लोगों को तो द्वार भी अब उनके पास नहीं है। सबको बचाना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, ये सबको बचाना है। आप देख रहे हैं कि लगातार ये दूसरी ऐसी कविता है जिसमें सपनों को बचाने की बात कही जा रही है। निर्मला पुतल लिखती हैं कि और इस अविश्वास भरे दौर में, कई बार यहाँ पर बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर आप पीजीटी केबीएस और पीजीटी केबीएस के सिलेबस को पूरा करेंगे ना, तो मुझे काफी वो आता है कि कितना अविश्वास भरा ये दौर है। व्यक्ति कमिटेड है, समर्पित है कि मैं जितना कर सकता हूँ करूंगा, किसी को कोई संदेह होने की जरूरत ही नहीं। तो ये कवित्री उसी की तरफ संकेत कर रही है। यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि खासतौर से यूजीसी ने टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता संबंधित जितनी परीक्षाएं होंगी सबको मैं कंप्लीट करूंगा जब तक ये सांस चलती रहेगी। बाकी का आगे का मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए निश्चिंत तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। अविश्वास भरे दौर में मत चीजिए, उसी पर सवाल यहाँ पर उठाया है कवित्री ने कि और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा विश्वास, थोड़ी उम्मीद, थोड़े सपने हैं, सबको हमें क्या करना है, बचा कर रखना है। आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। उम्मीद नहीं छोड़ी है कवित्री ने, कहा कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, अब भी हमारे पास समय है कि उसको बचा कर रखें। तो चाहे जो कुछ हो, केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म निकला, उसके माध्यम से हमने भी एनसीईआरटी के जो भी सिलेबस में टेक्स्ट लगे हुए हैं, कवियों को पढ़ना है, लेखकों को पढ़ना है, पढ़ने का प्रयास किया है। और उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। चारों कवियों के बारे में, चारों जो भी व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में तथ्यात्मक रूप से और व्याख्यात्मक रूप से आप परिचित हो गए होंगे, और उम्मीद है कि आपका मनोबल बढ़ा होगा। आप दोबारा जब किताब पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी से रिवीजन करने की तरफ बढ़ेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा।